नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है 6 सितंबर 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। तो बिल्कुल हमारे साथ आप सत्र के लास्ट तक बने रहिए। इस क्रम में अपने संपादकीय की श्रृंखला से पहला टॉपिक हम उठाएंगे, उसे समझेंगे, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वर्ड बाय वर्ड मिलेगा आपको यहाँ पर। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप नए हैं यहाँ पर चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने मेंबर हैं तो कोई बात नहीं, लाइक कमेंट शेयर तो आप करते ही हैं। तो ठीक है, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बात की गई है पर्यावरणीय संकट को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के चर्चा है, हिमालयी क्षेत्र की बात है, पूरा समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस को। टाइम टू डिसाइड, निर्णय लेने का समय आ गया है। क्या निर्णय लेने का समय आ गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हिल्स कैन नॉट बी सेम एज इन द प्लेन्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, जो बुनियादी ढांचा का विकास है, बुनियादी ढांचा का विकास से मतलब है, आप देखो आपकी हर एक समस्याओं का निदान यहाँ पर होगा। बुनियादी ढांचा किसे कहते हैं? बुनियादी ढांचा ये ऐसी ढांचाएँ हैं जो आपके लिए मेन रिक्वायरमेंट रखती हैं। जैसे कि मान लो घरों का विकास, जो घर बनते हैं, फ्लैट्स बनते हैं, या रोड्स बनते हैं, या फिर जो विद्युत आपूर्ति है, कई सारी चीज़ें जो आपकी बुनियाद में है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ये बुनियादी ढांचा के तहत आती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, जो बुनियादी ढांचा का जो विकास है, कहाँ पर? हिल्स में, पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों को बनाना, ठीक है, कैन नॉट बी सेम एज इन द प्लेन्स। ये समतल मैदानों की तरह नहीं हो सकता है। जैसा कि मान लो आप समतल मैदानों में, प्लेन्स में आप जैसे बना देते हो, मान लो बिहार, यूपी या कई सारे क्षेत्र हैं जो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, जहाँ पर वहाँ पर जैसा आप एक्टिविटीज करते हो, प्लानिंग करते हो, वैसा आप उत्तराखंड में नहीं कर सकते, वैसा आप हिमाचल प्रदेश में नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील होते हैं। तो इस सब बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, उसी पर चर्चा यहाँ पे की गई है। ठीक है, चलो। द डिस्ट्रक्शन wrecked by the floods in North India in August has evoked concern at the highest levels। अभी देखो आपकी फ्लड्स जो नॉर्थ इंडिया में आए हैं, उत्तरी भारत के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगस्त में जिस प्रकार के बाढ़ देखे गए थे, अब बाढ़ से तबाही हुई थी, उसको लेकर चिंता जो है वो बन गई है, चिंता सामने आ गई है। फिर क्या हुआ? लास्ट मंथ अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ हैड सजेस्टेड दैट एन एक्सपर्ट कमिटी कंडक्ट अ कंप्लीट एंड कम्प्रीहेंसिव स्टडी ऑन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हिमालयन रीजन। फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट जागा इसको लेकर के, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय, इसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, मुख्य न्यायाधीश, वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। उन्होंने सुझाव दिया, ये बात है पिछले महीने की, सुझाव दिया कि एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा। ठीक है, वो एक्सपर्ट कमेटी जांचेगी, कंप्रीहेंसिव, कंप्लीट एंड कंप्रीहेंसिव स्टडी करेगी, पूर्ण और विस्तृत स्टडी करेगी। किसको लेकर के? कि हिमालय क्षेत्र की जो भार सहने की क्षमता है, भार को ढोने की क्षमता है, वो कितनी है, उसको लेकर स्टडी करेगी। और तब हम देखेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, ये इतनी समस्या क्यों आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने इस गठित समिति को गठित करने का प्रस्ताव रखा है, भारत के सीजेआई जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। फॉलोइंग दिस द सेंटर हैज प्रपोज सेटिंग अप अ 13 मेंबर टेक्निकल कमेटी। उसके बाद क्या हुआ? सेंटर ने प्रस्ताव रखा, एक 13 सदस्यीय टेक्निकल कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा, यानी कि जो तकनीकी समिति है। कैरिंग कैपेसिटी इज अ कंसेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम पॉपुलेशन बायोलॉजी एंड जनरली रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ स्पीशीज दैट कैन थ्राइव सस्टेनेबली इन अ डिफाइंड इकोसिस्टम। अब आप कहोगे सर कैरिंग कैपेसिटी क्या है? तो कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता जिसे हम कहते हैं, वो है कि जनसंख्या जीव विज्ञान से ली गई एक अवधारणा है, और ये अवधारणा जो है आमतौर पर एक प्रजाति की जो है स्थिति है, मात्रा है, उसको संदर्भित करती है, जहाँ जो एक परिभाषित पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थायी रूप से आगे बढ़ सकती है प्रजाति। तो उसको एक तरह से ये मात्रा है, किस प्रकार से आप वहाँ रह सकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, आम आदमी को वहन करने की या किसी को भी वहन करने की उस क्षेत्र की क्षमता क्या है। फिर देखते हैं आगे, नेक्स्ट आप देखो, जनरली पॉपुलेशन एक्सीडिंग कैपेसिटी विल लीड टू अ नेचुरल डिक्लाइन इन नंबर्स एज वी हैड विटनेस्ड व्हेन ग्रासलैंड्स और ओवरग्रेज्ड और इन्वेसिव स्पीशीज थ्रॉटल एग्जिस्टिंग बायोम। अभी आप समझो, जनरली क्या होता है, सामान्यतः जो पॉपुलेशन एक्सीडिंग होती है, जो आबादी बढ़ती है, उससे क्या होता है, उससे जो एक तरह से प्रजाति की मात्रा में अगर मान लो वृद्धि हुई या किसी की मात्रा में, तब क्या होता है,
तो घास के मैदान की, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो आबादी में अगर वृद्धि होगी किसी जीव की तो क्या होगा, ये घास के मैदान में अतिचारण होगा, ज़्यादा चारण होगा, या आक्रामक प्रजातियां जो होती हैं वो मौजूदा बायोम को क्या करती हैं, समाप्त कर देती हैं। ठीक है, तो मान लो एक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें हिरन की आबादी बढ़ गई, या मान लो शाकाहारियों की आबादी बढ़ गई, तो क्या होगा, घास के मैदान बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो अति आबादी जो है वो नुकसानदेह है, उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा है। तो इसी तरह मानव की आबादी अगर बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी उसमें हिमालयी क्षेत्र में, तो समस्या होगी। अभी आपने देखा जोशीमठ में किस प्रकार से जोशीमठ दोबारा धंस रहा है। तो जिस प्रकार से वहाँ पे मानवीय आबादी बढ़ी, उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ज़मीन पर बोझ पड़ा, भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ, तो ये सब कई सारे कारक बनते हैं इसमें। अप्लाइंग दीज आइडियाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिल स्टेशंस एंड हिमालयन स्टेट्स, द चैलेंज इज बिटवीन बैलेंसिंग राइजिंग पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। अभी उसी की चर्चा कर रहे हैं, जो मैंने बताया ना आपको, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, and the precarious geography is bound to be a challenging enterprise। अभी देखो मैंने जो चर्चा की, एक पारिस्थितिकी तंत्र में अगर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, अगर मान लो उससे आबादी बढ़ जाती है तो समस्या उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से अगर मान लो देखें हिल स्टेशन या हिमालयी राज्यों की बात करें, तो वहाँ पर अगर आप इन विचारों को लागू करते हो, इस आइडिया को लागू करते हो, कैरिंग कैपेसिटी वाली आइडिया को लागू करते हो, तो चुनौती क्या है, चैलेंज क्या है? चैलेंज है जो बढ़ती जनसंख्या है, जो वहाँ पे आबादी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा के बस रहे हैं। दूसरी बात, आबादी बढ़ेगी तो बुनियादी ढांचे की आवश्यकता बढ़ेगी, घर बनाने पड़ेंगे, सड़कें बनानी पड़ेंगी, ठीक है, विद्युत आपूर्ति करनी पड़ेगी, कई सारी चीज़ें होती हैं जो मानव की ज़रूरतें होती हैं। उसके बाद क्या है, वहाँ पे भूगोल के बीच एक तरफ बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है, जनसंख्या है, और दूसरी तरफ वहाँ का भूगोल है, उसके बीच संतुलन बनाना जो है ना चुनौतीपूर्ण कार्य है। वहाँ का ज्योग्राफी जो है बड़ा चैलेंजिंग है, जो पहाड़ों की स्थिति होती है ना, बड़ी संवेदनशील होते हैं, वो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें वही है, अगर आप देखो हाल के जो इंसिडेंट हुए हैं, अगर रिसेंट की बात करें, जैसे पढ़ लें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गोइंग बाय रिसेंट हिस्ट्री इट इज अनलाइकली दैट डिसइंटरेस्टेड साइंटिफिक ओपिनियन विल बी पैलेटेबल टू एवरी स्टेक होल्डर इन द हिमालयन स्टेट्स। अगर आप देखो कि जिस प्रकार की रिसेंट हिस्ट्री में यहाँ बाढ़ वगैरह की घटना देखी गई है, आकस्मिक फ्लैश फ्लड देखे गए हैं, तो इस बात की कम ही संभावना है कि जो हिमालयन स्टेट्स की बात है, यहाँ पर हिमालय राज्यों में प्रत्येक जो हितधारक हैं, जो लोग हैं, जो सभी हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, उसके लिए वैज्ञानिक राय जो है ना वो स्वीकार्य होगी। ठीक है, 2013 की बात करते हैं, तो अभी आपने समझ लिया कि हाल के इतिहास को देखते हुए ऐसी संभावना नहीं है कि हिमालयी राज्यों में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक उदासीन जो वैज्ञानिक राय है वो स्वीकार्य होगी। अगर 2013 की बात करें, थोड़ा डिटेल जाते हैं क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। उत्तराखंड में विनाशकारी बाढ़ आई थी 2013 में। ठीक है, उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैड अपॉइंटेड कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, इन एक कमेटी जो है एक्सपर्ट्स की, जो विशेषज्ञों हैं, उसकी नियुक्ति की थी। क्यों, क्या करने के लिए? इवेल्युएट द रोल ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट्स। राज्य में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं उसकी भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति की थी, एक समिति की, यानी विशेषज्ञों की वो समिति थी। While the committee's reports did influence or reduction in the proposed hydropower projects, they failed to restrict road widening projects and the carving up mountain sites in way that were deemed, हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं तब पूरा बात स्पष्ट हो पाएगा, अनसुटेबल फॉर द टोपोग्राफी। अभी आप समझो, हालांकि समिति की रिपोर्ट आई, उसमें रिपोर्ट में जो है समिति की रिपोर्ट ने प्रस्तावित जो पनबिजली परियोजनाओं हैं उसको कमी देखी गई। उसके बाद समिति ने कहा कि कमी किया जाए, इसमें इतनी पनबिजली परियोजनाएं यहाँ नहीं चल सकती हैं। लेकिन समिति जो है एक तरह से सड़क चौड़ीकरण जो परियोजनाएं हैं, रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, या पहाड़ों को काटने, है ना, साइड से काटने वाली जो बातें हैं, उसको रोकने में समिति है विफल रही। समिति की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया, और ये जो पहाड़ों को काटना है या रोड चौड़ा करना है, ये सब वहाँ की स्थिति के हिसाब से उपयुक्त नहीं है, पहाड़ों की स्थिति के हिसाब से। The latest proposal by the center is not new. As far as back 2020, it has circulated among the 13 Himalayan states guidelines to assess the carrying capacity of their hill stations, cities and eco-sensitive zones. अगर लेटेस्ट प्रपोजल की बात करें, जो नवीनतम प्रपोजल है सेंटर के द्वारा दिया गया, ये कोई नया नहीं है। अगर आप 2020
की बात करें 2020 में ही इसने क्या किया था, सेंटर ने 13 हिमालयी राज्यों के बीच उनके हिल स्टेशन जो हैं, जो शहर हैं और जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र हैं, उसकी वहन क्षमता जो है, कैरिंग कैपेसिटी जो है, उसका आकलन करने के लिए दिशा निर्देश प्रस्तावित किए थे सेंटर ने। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि हाँ, द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो पर्यावरण मंत्रालय है हैड इन मई रिमाइंडेड ऑल द स्टेट्स टू अंडरटेक सच अ स्टडी एंड सबमिट देम एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप देखें इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिमाइंड किया था मई में राज्यों को, एक तरह से चेताया था, याद दिलाया था कि वो जल्दी से जल्दी स्टडी करें, अध्ययन करें और उसे एज अर्ली एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके सबमिट करें। द क्राइसिस ऑफ लैंड सब्सिडेंस एक्सपीरियंस्ड इन जोशीमठ, अभी मैंने चर्चा किया जोशीमठ उत्तराखंड में जो भूमि धंसाव की घटना हुआ, ये संकट जो जनवरी में देखा गया, हैड ऑल्सो स्पार्क्ड अ डिबेट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी, कि जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो बुनियादी ढांचा का विकास है और वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके बीच संतुलन जो नहीं बन पा रहा है, उसको एक तरह से सामने लाया था। उस पर चर्चा विमर्श जो है स्टार्ट हो गया था। कब? जब जोशीमठ में, यानी उत्तराखंड के जोशीमठ में भूमि धंसाव की घटनाएं, घरों में दरारें पड़ने की घटनाएं देखी गई थी। बट इन नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इन matter of months, Himachal Pradesh saw an unexpected deluge washing away roads and highways built on denuding mountains। अभी देखो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, आप सभी को पता है, न्यूज़ में आप तो देखते ही रहते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें, जो एक ऐसी बाढ़ देखी गई जिसमें पहाड़ों पर बनी सड़कें और राजमार्ग जो थे वो बह गए। तो वहाँ भी एक तरह से प्रकृति ने हमें चेताया है, जैसा कि उत्तराखंड के जोशीमठ में हमें चेताया है। मोर कमिटीज एंड रिपोर्ट विल नॉट चेंज द रियलिटी, अधिक समितियाँ बन जाएंगी या रिपोर्ट आ जाएंगी, उससे वास्तविकता नहीं बदलेगी। दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हिल्स कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड एज इन द प्लेन्स, कि हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड या और भी कई क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बुनियादी ढांचों का विकास जो है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में बुनियादी ढांचों का जो विकास है वो वैसा ही नहीं होना चाहिए जैसा कि प्लेन यानी समतल मैदानी क्षेत्रों में होता है। जैसा कि आप बिहार, यूपी, एमपी जो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर, वहाँ पे आप करते हो, वैसा ही आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैदान हैं, जो प्लेन्स हैं या फिर हिल्स हैं, दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, दोनों की स्थिति अलग अलग है। ठीक है, Other states must bear the higher cost that comes from building more sustainability and minimizing the risk to denizens or designate regions as no-go zones। अगर मान लो यहाँ बात करें, राज्य जो हैं, या तो राज्यों को अधिक टिकाऊ निर्माण और निवासियों के एक तरह से जोखिम को कम करने वाली अधिक लागत को वहन करना होगा, या उस क्षेत्र को नो जोन के रूप में नामित करना होगा, या तो आपको ऐसी सुविधाएं बनानी पड़ेंगी कि नागरिकों को कोई नुकसान ना हो। राज्यों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन या राज्यों को उसे क्या बनाना पड़ेगा, नो गो जोन्स, यानी वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, ऐसा जोन उसे घोषित करना पड़ेगा। ठीक है, The latter has for decades provided fertile ground for political opportunity होता है तो opportunism। ठीक है, आप इसे ऐसे समझो। ठीक है, अगर आप देखो द लैटर की यहाँ पर चर्चा की गई है, यानी इसमें ये बताया गया है कि अगर आप देखो कि जिस प्रकार से नो गो जोन जो बनाने की बात है या फिर उसको अधिक सुविधा देने की बात है, तो नो गो जोन अगर बनाया जाए ना, तो इससे कई बार ये होता है, मान लो सरकार कोई पहल करती है तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, यानी कि राजनीतिक अवसरवादिता के लिए ये ज़मीन भी तैयार करता है। ये जो आपदाएँ होती हैं, ये समस्याएँ होती हैं ना, तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलने स्टार्ट हो जाते हैं एक तरह से, लेकिन कोई इसकी जो सॉल्विंग है, इसके समाधान पर ध्यान नहीं देता। An unequivocal scientific evidence concludes the option to kick the proverbial can down the road no longer exists। अगर आप देखो, जैसा कि स्पष्ट जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं वो बताते हैं कि एक तरह से अगर आप देखो कि एक तरह से जिस प्रकार की स्थिति है, अगर मान लो आप विचार अगर करोगे कि यहाँ पे बताया गया है ऑप्शन टू किक द प्रोवर्बियल कैन डाउन द रोड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि एक प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे चर्चा की जा रही है, अप्रोच अपनाया जा रहा है, तो वो सही नहीं है, उसमें काफ़ी हद तक सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, स्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं, निष्कर्ष बताते हैं कि सरकारों को अब जागना होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी और उस प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। राज्यों को
नागरिकों की सुरक्षा के लिए, बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए एक सतत विकास करना होगा। ऐसा विकास जो पहाड़ी क्षेत्रों के अनुरूप हो, उसमें पहाड़ी क्षेत्रों का कुछ ज़्यादा ही दोहन ना हो जाए, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्रें जो हैं वो घटनाओं के प्रति, प्राकृतिक घटनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। तो ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए, ऐसी घटनाओं को एक तरह से समाप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी ज़्यादा पहल करनी पड़ेगी, उच्च लागत का वहन करना पड़ेगा, या फिर नो गो जोन उसे बनाना पड़ेगा उस क्षेत्र को जो ज़्यादा खतरनाक लगे। ठीक है, तो ये सब सरकारों को करना पड़ेगा और एक तालमेल बनाना पड़ेगा प्रकृति के साथ। अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल में ना रहेंगे तो हमें ऐसी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, और हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक हमने चर्चा की कि हिमालयी क्षेत्रों में जो घटनाएं हो रही हैं, जो प्रकृति पर प्रभाव पड़ रहा है, जो मानवीय व्यवहारों के चलते जिस प्रकार से हम अपनी आबादी को कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में ज़्यादा बसा रहे हैं, या फिर बुनियादी ढांचों का जो बेतरतीब विकास कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो प्रकृति का अनुकूल नहीं है, तो ये सब हमें अपेक्षित परिणाम नहीं देते हैं बल्कि विपरीत परिणाम देते हैं। तो हमें इस सबसे सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।